इसमें क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। ये रही अपनी टॉप 10 की सीरीज और इसी को देखते हुए बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी टीवी मोबाइल स्क्रीन पर। तो साहब इसको सॉल्व करते हैं और देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको क्लियर कर दूंगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड 1 by 1 ताश की गड्डी से 2 कार्ड निकाल रहे हो। ताश की गड्डी में खरीद लाऊंगा, मेरे पास है नहीं, पढ़ाने में मजा आएगा। तो एक निकालते हो, फिर इसको वापस नहीं रखते हो विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर दूसरा निकालते हो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शेफल्ड पैक ऑफ। वेल शेफल्ड का मतलब होता है कस के मिलाई हुई, और लखनवी भाषा में बोलते हैं कस के गड्डी फेंटी हुई। फेंटी का मतलब यही होता है कस के उसको मिलाया हुआ है। वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज रेड एंड द अदर इज ब्लैक। एक कार्ड उसमें से लाल हो और दूसरा कार्ड उसमें से काला हो, ये आपको चाहिए। तो कुछ आपको चाहिए क्या, मैं थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली अप्रोच में लिख के दिखाता हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। थोड़ा दिमाग लड़ाइएगा। मान लेते हैं जो रेड कार्ड है, मैं लिख नहीं रहा हूं, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। आर इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड, ऐसे लिख लेना, इसमें कुछ नहीं होता, गेटिंग ए रेड कार्ड। और इसी तरीके दूसरा क्या था, ब्लैक, ये इवेंट है गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड आरबी। अब आप सिचुएशन क्या है, एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले हैं, तो ऐसा हो सकता है पहला वाला रेड आए, दूसरा वाला ब्लैक आए, या हो सकता है और अथवा हिंदी में कि पहला वाला ब्लैक आए, दूसरा वाला रेड आए। बात पकड़ में आई भाई? एक के बाद एक पत्ता निकाल रहे हो, पहला पत्ता मान लीजिए रेड आया तो दूसरा ब्लैक आना चाहिए, तभी इनकी बात कही हुई सही हो पाएगी। या पहला ब्लैक आए दूसरा रेड आए। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए आर बी और ओ आर की जगह आ जाता है यूनियन बी आर। थोड़ा समझिएगा, पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाता है इस तरीके से। सीधे नहीं कर रहा हूं, फटाफट काम खत्म नहीं, समझो। अब ये जो पी, ये एक इवेंट है, देखिए यहां पर मुझे ब्रैकेट और लगा देना चाहिए तो और मजा आएगा। ये ऐसे पकड़ लो इसको। अब देखिए ये जो इवेंट्स हैं, ये दोनों चीजें आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है पहली घटना घटेगी तो फिर दूसरी नहीं घट सकती, और दूसरी घटेगी तो पहली नहीं घट सकती। तो जब 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक इवेंट घटती है तो दूसरे को घटने से रोक देती है। समझिएगा मेरी बात, कहीं भी आपने पढ़ रखा क्लास 11th में ही कि ए यूनियन बी अगर लिखते थे तो ये पी ए प्लस बी, पी बी लिखते थे कब, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स होता था। आर डिसजॉइंट, मतलब अलग अलग या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पूरी बात समझ लो एकदम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक साथ ना घटे। वेन डायग्राम के हिसाब से बात की जाए, पूरा फंडा ले लो भाई। ये 2 गोले अलग अलग हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि इनमें कोई ऐसा एरिया है जो कॉमन है। अगर कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। तो ये जब एडिशन थ्योरम पढ़ी थी 11th में ना, वो अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि आरबी और बीआर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक होगा तो दूसरा नहीं होगा भाई। या तो यही निकल आएगा या ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा। इस वजह से आप इसको लिख सकते हो पी आर बी प्लस पी बी आर। बात समझ में आई होगी। पी आर बी लिखने का जो मतलब होता है, कई बच्चे ना समझ रहे हो तो फिर बता दूं, कहीं पी आर बी लिखा हो तो इसका मतलब होता है पी आर इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हो ना? ऐसे इसको नहीं लिखो, ऐसे लिख दो तो भी यही मतलब होता है इसका। ठीक है, अब पी आर बी लिखने का मतलब क्या हो गया, इसको मैं और तोड़ के लिख दूं, इससे बच्चा एकदम खुश हो जाए अगर कोई समझदारी का परिचय दे रहा है तो। ये देखिए ऐसे लिख दिया भाई, ये भी हो, इसका मतलब सरल भाषा में एंड, इंग्लिश वाला एंड। आर एंड बी, यानी आर भी हो बी भी हो, दोनों हो, तो इसको लिख देते हैं पी आर इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती है, पी आर इंटू पी बी और प्लस पी बी इंटू पी आर। मैं इतना समझा रहा हूं, कोई समझाएगा नहीं, इतना डायरेक्ट लगा देगा। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि ये सवाल तो लगा लोगे,
फंडा क्लियर नहीं होगा आपका। फंडा क्लियर करना तो इस तरह सोचोगे तो कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो ना निकले, एकदम मक्खन लगेगा आपको। खैर चलिए, बात समझ गए होंगे। अब बात करता हूं अब पीआर की। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है साहब? रेड आने की प्रोबेबिलिटी है विदाउट रिप्लेसमेंट। चल, अगर पहला रेड आ गया तो 26 पत्ते होते हैं रेड के। आपको मालूम है 52 पत्तों की गड्डी में 26 लाल और 26 काले, तो ये प्रोबेबिलिटी रही 26/52। अब दूसरा जब निकालने गए तो क्या हुआ, पहला वाला तो साहब रेड आ चुका था और दूसरा वाला क्या है, ब्लैक। तो रेड निकल चुका है तो दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या बनी बेटा? दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी बन गई 51। एक पत्ता निकल चुका है और ये रही अगेन 26, ठीक, क्योंकि एक पत्ता विदाउट रिप्लेसमेंट में निकल चुका है। फिर चलो पीबी। अब पीबी को लिखने की बात आई तो यहां पर लिख सकते हो कितना, 26/52। ब्लैक भी तो 26 होता है और पी क्या था, रेड। एक पत्ता निकल चुका तो 51 और 26 भी रेड होते हैं। बस इसको जोड़ दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए सेम क्वांटिटी है तो इसको आप लिख भी सकते हैं 2 × 26/52 × 26/51 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 26/51। दिस इज योर आंसर। ये देखिए, ये आपका आंसर आते हुए दिख रहा है 2 × 26/52 × 26/51 और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी रीजंस को समझिएगा तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। देखिए बिल्कुल आसान सवाल रहेंगे, प्रेम से हो जाने वाले। लिखा है आउट ऑफ 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, 8 बच्चे हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ ए स्कूल इन विच देयर आर 3 बॉयज। इसके अंदर 3 लड़के हैं और बाकी लड़कियां होंगी, जैसा लगता है 5 गर्ल्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ए टीम ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड। 4 बंदों की टीम बना रहे हैं फ्रॉम ए क्विज कॉम्पिटिशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, अब जब हम इन 8 चिल्ड्रन, क्या लिखा है, स्टूडेंट से हम टीम बनाएंगे कितने बंदों की? 4 बंदों की। जहां तक 4 बंदों की, तो कितनी तरीके से 4 बंदे हम सेलेक्ट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 8 लिख दो। भाई टोटल 8 थे, कितने तरीके से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो? आप जानते हैं इसकी भाषा होती है 8C4। 8C4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 आप सॉल्व कर लीजिएगा, 70 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना क्या सिखाएंगे, आता ही होगा। तो 8C4 की वैल्यू हो गई 70। अब जो इन्होंने बोला है कि 2 लड़के चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये 2019 में पूछा गया है। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 2 लड़के और 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप सेलेक्ट करने के कैसे, 3 लड़कों में से 2 लड़के चाहिए, 3C2, और दोनों ही काम होने हैं। अगर मैं टिपिकल भाषा यूज करूं तो आप नहीं पढ़े होंगे तो घबरा जाएंगे। दोनों काम होने होते हैं, ए भी हो बी भी हो, तो वहां मल्टीप्लिकेशन हमें लगता है। इंग्लिश में सरल भाषा में ए एंड बी जब बोला जाए तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और ए ओ आर और बी बोला जाए, इंग्लिश वाला और, तो दोनों को अक्सर जोड़ दिया जाता है, अक्सर समझते हुए। ठीक है, तो ये 3C2 और अब लड़कियां भी चाहिए, 5 में से 2 लड़कियां चाहिए, तो 3C2 × 5C2। अब यहां पर अगर इसकी हम बात करें, इसको सॉल्व करने की, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5। यहां लिख दीजिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई कर मारिए, 3 × 10 = 30। इसके सॉल्व करने की एक छोटी सी और ट्रिक बताता हूं
जैसे कहीं पर लिखा हो 3C2, तो 3C2 फैक्टर में कैसे कर ले हो जानो, 3 से लिखना शुरू करो, 2, 2 फैक्टर एक कम करके 3 इंटू 2, नीचे 2 से स्टार्ट करो 1, अब 6/2 यानी 3 आ गई वैल्यू उसकी। देखो समझ नहीं पाए होगे, फिर से बता रहा हूं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। जैसे लिखा 5C2, तो ऊपर फैक्टर 5 से शुरू करो, एक एक कम करके लिखो। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। 5 लिखा, अगला एक कम करके 4, बस 2 फैक्टर हो गए, रोक दिया। और जो लिखा है उसको एक एक घटाते हुए 1 तक ले जाओ, तो 2 इंटू 1, अब 20/10 ही 20/2 10 आ गया। किसी में भी करोगे बड़े आराम से सॉल्व। जैसे 8C4, मैं एडिशनल बता रहा हूं ये, जैसे कि आपको मजा आए और आपका फंडा क्लियर हो। 8C4, तो 8 को आप लिख सकते हो 8 7, एक एक कम करके लिख रहे हैं 4 फैक्टर, 6 5, नीचे 4 से शुरू करोगे और 1 तक जाओगे, तो 4 से देखिए 3 2 6, इससे कट गया, 4 2 8 हो गया, 35 2 70, ये 70 आ गया। कोई इसमें टेंशन नहीं होने वाली। और कहीं पर बड़ी फिगर आ जाए तो बाइनोमियल थ्योरम हमने 10th में 11th में पढ़ी थी, वो लगा दो। जैसे कि मान लीजिए आ जाए कहीं पर 10C9, तो 10 को 9 बार लिखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू 10C1 के बराबर होती थी, खटाक से निकाल के छुट्टी कर दो। एक एडिशनल टिप्स पढ़ ही रहे हैं तो मजा लेके पढ़ेंगे। खैर, यहां सारी बातें निकालनी, कलर कोई और। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की बारी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल हो गए 30, टोटल है 70, और आंसर आ गया 3/7। प्रोबेबिलिटी कोई यूनिट होती नहीं, और 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में टहलती रहती है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सर्टन के लिए 1, इम्पॉसिबल के लिए 0 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ये आंसर हो गया साहब, इसको आप कॉपी कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट का ज़माना है, या कॉपी कर लो, जो चाहो करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और इसको थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बेटा, करते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन पकड़ते हैं और रेड कलर लेते हैं। अब देखिए लिखा है, कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक ताश की गड्डी से, ये ताश की समझ लीजिए गड्डी है कोई, ठीक से बना नहीं पाए हम 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। एक कार्ड निकालते हो इस गड्डी से आप, है ना। गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज ए क्वीन, ये आपको गिवन है कि जो आपने पत्ता निकाला है, सपोज ऐसे निकाला, वो क्या आ गया है? क्वीन आ गया, आ गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी ए कार्ड ऑफ स्पेड इज, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो कि वो स्पेड निकलती, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। अब यहां पर आप एग्जाम में लिखोगे तो कुछ इवेंट लिख देना, तो लिख दो लेट ए इज द इवेंट। ए को लिख दो क्या? कार्ड इज स्पेड, ए इज द इवेंट, द कार्ड इज ए स्पेड कार्ड। बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि क्वीन निकली, तो बी कौन सी है? पिक्ड कार्ड इज क्वीन। ये पिक्ड कार्ड, बी क्या हो गई? पिक्ड कार्ड इज क्वीन। अब आपको ये मालूम है जो स्पेड होता है, हिंदी में स्पेड को हुकुम का पत्ता बोलते हैं, तो ब्लैक कलर के 13 पत्ते होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो यहां पर ये कितने होंगे? इवेंट नहीं, पत्ते बोल रहे हो, 13 कार्ड्स होंगे। और क्वीन कितनी होंगी? 4 क्वींस पाई जाती हैं, ये आपको पता है ताश की गड्डी में। अब यहां पर चलते हैं। अब निकालना क्या है? निकालना हमको, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है A बाई बी। बी हो चुकी है क्वीन, अब कह रहे हैं नहीं भाई ए हो, यानी वो स्पेड होती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फॉर्मूला बनता है? ये फॉर्मूला आपको मालूम ही है। लिखते हो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ी रखा है। रही बात पी बी की, मैं थोड़ा सा ऊपर करूं शायद तो आसानी हो मुझे लिखने में, मैं यहां आता हूं। अब पी बी का यहां दिखाता हूं, पी बी का जिक्र करूं। पी बी थी क्वीन,
तो क्वीन होती है 4 पत्ते होते 52, ये प्रोबेबिलिटी क्वीन की हो गई। अब बात करो ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का बच्चों मतलब क्या हुआ जानते हो भाई? टोटल तो कार्ड्स है 52 ही, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जो है यानी वो क्वीन भी होनी चाहिए और हुकुम की भी होनी चाहिए। स्पेड मतलब स्पेड का कार्ड होना चाहिए और क्वीन भी होनी चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का, ये मतलब है। तो एक ही पत्ता तो मिलेगा कि क्वीन भी हो और हुकुम की हो, तो एक पत्ता मिलेगा। तो रिक्वायर्ड क्या होगा? ये फेवरेबल 1/52, बस वैल्यू रख दो। ये देखिए 1/52 अपॉन 4/52, देख पा रहे हो? ये आंसर आ गया 1/4। बस ये आंसर देखिए कितना सरल, कहीं कोई आप टेंशन ही नहीं इसमें, नोट कर लो। अच्छा इसको तो वो तो करें, आओ भाई नीचे आओ, इसका ले लीजिए साहब स्क्रीनशॉट, फिर अगले सवाल करने की बारी आती है, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, यहां पे आ गए आप लोग, तो मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे बात। अब मैं चल रहा हूं अगले सवाल पे। ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 12 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 12। एक 12 कार्ड हैं जिन पे एक रेड कलर लेते हैं अभी, तो 1 से 12, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, ठीक। आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक डब्बे में रख दिए हैं। डब्बा तो बन ही जाता भाई अपने से बनाओ, थोड़ा फील दें आपको, फील। ये बन गया साहब डब्बा, और डब्बे में समझ लीजिए ये बहुत सारे कार्ड ऐसे पड़े हुए हैं, गट्ठर लगा दो कार्ड के, ये बहुत सारे देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें से कोई कार्ड आपने निकाल मारा from the box if it is known that the number on the drawn card is greater than 5। एक जो कार्ड है वो नंबर ग्रेटर देन 5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स एन ऑड नंबर। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही होता है, जब हम पी ए बाई बी लिखते हैं ना, मैं दिखाऊं आपको, जैसे हम लिखते हैं पी अपॉन बी, तो इसका मतलब होता है पी हो गया है इवेंट, बी इवेंट हो गया है, या गिवन है कि ये हो चुका है, अब बी हो गया है, अब हमको ए की प्रोबेबिलिटी बताइए जबकि बी हो चुका है। ये इसका मतलब होता है। यही कुछ रायता इन्होंने घोला है, अभी उस रायते को सही कर लेंगे हम लोग। अब एक इवेंट मान लेते हैं भाई, इन्होंने लिखा था कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 5, और उससे पहले भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स एन ऑड नंबर। तो एक इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ए, जो कि है कौन सी है? ऑड नंबर वाली। कार्ड भी लिख दो साथ में, कार्ड बियर्स एन ऑड नंबर। तो आप जान ही रहे हैं कि ऑड नंबर 1 से 12 तक सैंपल स्पेस क्या होगा, पहले वो लिख देना चाहिए था मुझे। चलिए मैं नीचे लिख दूंगा उसको। तो 1 से 12 में से जो ऑड नंबर होंगे, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, बस 12 तक नंबर है। और दूसरा मैं ले लेता हूं बी इवेंट, जो ये कह रहे हैं ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 6 से शुरू जाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये रहा 12। रही बात सैंपल स्पेस की, यानी क्या कार्ड्स हैं, तो सैंपल स्पेस एस क्या है? सैंपल स्पेस 1 से 12 तक के कार्ड के नंबर थे, 1, 2, 3, सारे नंबर्स लिख मारिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझाने के लिए जिसे आप पकड़ पाए बात, ये ए बी एस हमने बना दिया। हमको जो निकालना होगा बेटा इसमें से, आप देखिए, वो निकालना पी ए अपॉन बी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू ये पढ़ पा रहे हैं हम लोग। हमारा रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है, देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ए अपॉन बी, ये हमें रिक्वायर्ड चाहिए। कैसे पता चला? देखो लिखा है इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 5, यानी बी वो ग्रेटर देन 5 है, हो चुका है, नोन, तो ये बी का मतलब है ग्रेटर देन 5। अब बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स एन ऑड नंबर, ए वाला ऑड नंबर है, तो हमको पी ए अपॉन बी चाहिए। और पी ए अपॉन बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी।
तो अगर हम लोग इन दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट कर दें तो खेल बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो रही बात पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो हम लोग पहले ले लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट है भाई, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट देखिए, एक तो मिला 7, 9, 11, 3 एलिमेंट मिले। सहमत होंगे आप। अब प्रोबेबिलिटी की बात करोगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने एलिमेंट फेवरेबल हैं इसमें? फेवरेबल हैं 3, और टोटल कितने थे कार्ड्स? 12, तो 3/12। पीबी की बातचीत कर लेते हैं। पीबी में कितने? 1 2 3 बी, 2 2 4 2 6 1 7, 7 है। तो फेवरेबल हो गए 7, टोटल थे 12। बस खत्म हो गया सवाल। ये 3/12 ऊपर और नीचे आ गया 7/12। देखिए इसमें कहीं आप गलती क्यों करेंगे भाई? ये रहा आपका आंसर 3/7, बस हो गया सवाल। देखिए इसमें कहाँ आपको परेशानी, थोड़ा सोचो समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने बताया है। अगर कहीं और डिटेल में समझना हो, ना फंडे क्लियर हो, तो इसका वन शॉट देख लो बेटा, एकदम मैंने फाड़ दिया उसमें। 1-1.5 घंटे में ही आपका काम हो जाएगा। पूरी डिटेल नहीं पढ़ना चाहते हो तो डिटेल लेक्चर्स भी डालूंगा, अभी डाल रहा हूं मतलब। लेकिन उसके अलावा अगर आपको जल्दी से करना एग्जामिनेशन बहुत पास है, तो आप वन शॉट देख लो, वही आपको काम सेट कर देगा। वो बनाए हमने मजबूत तरीके से, तो आप देखिए तो आप समझ जाएंगे बेस थ्योरम और फलाना धमाका सब, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा बहुत मधुर तरीके से, प्यारे तरीके से। खैर इसका आप ले लीजिए, क्या बोलना चाहिए, स्क्रीनशॉट। फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग रुक करेंगे बेटा। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। इसे ऊपर और कर देना चाहिए मुझे। ये सब स्क्रीनशॉट लिया। अब आगे दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा दूसरा सवाल जो हमें करना है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है बच्चों। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन द इवेंट्स ई कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? ई कॉम्प्लीमेंट, नॉट ई, सरल भाषा में बोल सकते हैं। ई कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ई, जानते होंगे आप। एफ कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट एफ, और ऑल्सो इंडिपेंडेंट। यानी ई और एफ, देखिए जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसका क्या मैथमेटिकल मतलब होता है? अगर ई एंड एफ, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसा इन्होंने बोला, ये तरह तरह से पूछा जाता है आपसे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़िएगा। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ है, उसी तरीके से करते हैं। अब E लिखिए और इंटरसेक्शन F लिखिए। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसको PE इंटू PF लिखा जा सकता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो। अब यहां पर देखिए आगे की, अब क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि E कंप्लीमेंट और F कंप्लीमेंट भी क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो हमको शो बेसिकली क्या करना है? हमको शो दैट, समझ लीजिए, करना है P अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो मुझे इसको ऐसे लिख देना चाहिए। अगर मैं ऐसा दिखा सकूं तो बस काम बन जाएगा साहब। इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब काम शुरू करते हैं हम लोग। और ये लेते हैं कलर, ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब इस वाले को आप लिख सकते हैं बड़े आराम से 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, ये सब याद रखने की बात है। समझदारी भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। अगर ये एक ई इवेंट है, ये एफ है, ई कंप्लीमेंट, ई को छोड़ के बाकी सब, एफ को छोड़ के बाकी सब का कंप्लीमेंट लेना है। तो किसका कंप्लीमेंट हो गया? ई और एफ को छोड़ दीजिए, पूरे में से उसका कंप्लीमेंट निकल आएगा। तो ये चीज इसके बराबर होती है। वेन डायग्राम की मदद से भी देखा जा सकता है। आप यहां से अगर ई कंप्लीमेंट बनाए, मैं समझाऊंगा तो ज्यादा लंबा चला जाऊंगा, ये आना चाहिए था। ई कंप्लीमेंट, ई को छोड़ दीजिए। ये देखिए, बताइए दो, जब मैंने ड्रॉ कर दिया है ये ई को छोड़ के बाकी, और दूसरा वाला कलर ले लेते हैं, चलिए ग्रीन। एफ कंप्लीमेंट, एफ को छोड़कर, तो एफ को छोड़कर
ये एफ को छोड़ के हो गया। ग्रीन वाला बार या लाइन और रेड वाली लाइन कहाँ कहाँ कॉमन है? तो देखिए ये ई यूनियन एफ के अलावा हर जगह कॉमन है। तो 1 माइनस या यूनिवर्सल सेट में से आप घटा मारेंगे एन ई यूनियन एफ, तो आपका निकल आएगा कितना? यही वाली वैल्यू निकल आएगी जो आप पढ़ रहे थे। खैर ये आप जानते भी होंगे, मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा खींच दिया। तो ये 1 माइनस पी समझाने के चक्कर में 1 माइनस पी ई यू एफ लिख दिया। अब यहां पर आप ओपन कर दो बेटा, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ को आप जानते हैं क्या लिखते हैं फॉर्मूला? पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। समझिएगा, अब कलर चेंज करेंगे। अब यहां पर लिखिए 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ माइनस माइनस प्लस और पी ई इंटरसेक्शन एफ। क्वेश्चन में दिया गया था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जिसको मैं पी ई इंटू पी एफ बड़े प्यार से लिख सकता हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं इसको लिख लीजिए 1 माइनस पी ई, और यहां पर मैं क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं साहब, कितना? पी एफ ले लो कॉमन। तो अगर मैं पी एफ कॉमन लेता हूं तो यहां वैल्यू मिल जाएगी, या माइनस पी एफ कॉमन ले लो तो यहां वैल्यू मिलेगी 1 माइनस पी ई। अब देखिए इसमें 1 माइनस पी 1 माइनस पी ई यहाँ कॉमन है, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, इस टर्म को पहचानो और इसको पहचानो। इन दोनों से अगर कॉमन ले लेते हो 1 माइनस पी ई, तो यहां पूरी वैल्यू आ जाएगी 1, ये कॉमन जा चुका था, माइनस पी एफ। उम्मीद है इस बात को आसानी से देख लीजिए, पकड़ पाए होंगे। और इसी को आप लिख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, और 1 माइनस पी का मतलब होता है पी ई कॉम्प्लीमेंट, और ये साथ में वैल्यू हो गई इनटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए यही चीज आपने यहां से यहां प्रूव कर दी। ये साफ तौर पे किसका जिक्र कर रहे हैं कि दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। अब यहां पे लिख सकते हो हेंस ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस तरीके से इसको आप शो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये सवाल हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ये एक क्वेश्चन हो गया, इसको स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। और आगे लेके चलते हैं और यहां पर ये सवाल खत्म हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे बेटा, आइए करते हैं अगला सवाल। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और सरल है। सारे सवाल सरल होते हैं प्रोबेबिलिटी के, फंडा समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन 6 है ये, देखिए 2 बार आया हुआ है, और ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग वगैरह में भी आया हुआ है, लेकिन कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 1/3। यानी आप कह सकते हैं कि सॉल्व करने की रेस्पेक्टिव इवेंट्स मान लें कि x एंड y आर द इवेंट्स टू सॉल्व आ प्रॉब्लम। एक्स वाई कोई इवेंट है ए और बी के लिए, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो पी एक्स की वैल्यू, या आप चाहे तो पी ए ही लिख देते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स की वैल्यू दी है 1/2, अगर आप चाहें तो ए ही कह दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और इसी तरह पी वाई को आप कह सकते हैं 1/3, इसकी वैल्यू लिख सकते थे पी बी। ठीक है, थोड़ा किताबों में दिया रहता है इसलिए लिख दिया, मतलब वरना तो मैं ए बी, जो जितना सरल रहे रखो, काहे को लफड़ा करना। ए बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब दोनों मिलके, ए और बी 2 खिलाड़ी हैं, मतलब स्टूडेंट है, दोनों मिलके सवाल लगा रहे हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब बस यहां थोड़ा सा सोचो कि प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब क्या है, कि दोनों बच्चे, दोनों स्टूडेंट जो सवाल लगा रहे हैं, उनमें से कोई एक भी लगा लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही तो इसका मतलब है, या तो ए लगा ले या बी लगा ले या दोनों ही लगा ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है। तो बच्चों प्रॉब्लम इज सॉल्व करने का मतलब है दोनों में से कोई भी निकाल ले। तो हमको जो फाइंड आउट करना है वो पी ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है।
और P यूनियन B को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये आप ये मैंने अभी समझाया था, पीछे सी का उल्टा समझा था हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड में, तो ये मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। वहां पे ऐसा कुछ निकाला था कि पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे कुछ समझाया था पीछे। वहां पर इसको देखिए अल्टा पल्टी कर लीजिए, इसको इधर इसको उधर, ये आ गई वैल्यू। अब यहां पर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट क्या है, हेयर A complement and B complement are independent events. Independent events क्यों? क्योंकि because A and B are independent events. Independent events क्यों बोल रहे हैं? Independent में इसलिए बोल रहे हैं कि भाई एक बंदा सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, तो दूसरा सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका पहले वाले पे क्या असर पड़ना है। भाई आप एग्जाम देते हैं, आगे वाला क्या कर रहा है, नकल नहीं मार रहे कर दो आगे वाला कितना सवाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर आप पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप छपाई के चक्कर में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए वाला इंडिपेंडेंट, भाई उस पर बी करे ना करे उससे मतलब ही नहीं है, और बी देख रहा है ए करे ना करे उससे मतलब नहीं है, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। अभी हमने चर्चा की थी अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, क्यों है बताया, इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गई। अब इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसलिए हम पी ए यूनियन बी को 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है तो पी ए इंटू पी बी लिखा जा सकता है। अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए। अब देखिए पी, यहां पे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा। अब यहां पर पी ए दे रखा था 1/2, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए, एक में से आधा गया फिर से आधा बचा, लिख दूं नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि वही सेम लिख दे, 1 माइनस हाफ लिखा है तो हाफ लिखा है। पी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी बी, तो एक में से 1/3 घटाया तो 2/3 आया। ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू डाल दो, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3, तो 1 माइनस 1/3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 2/3। तो ये पहले वाले का देखिए आंसर आ गया कि प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व्ड उसके चांस कितने हैं, 2/3, 3 भी दिख रहा है आपको। इस तरह से पहला सवाल हो, पहला पार्ट हो गया। अब रही दूसरे पार्ट की बात, इस पार्ट की। अब लिखा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है कि अगर ए सॉल्व करे तो बी ना सॉल्व करे, बी सॉल्व करे तो ए ना सॉल्व करे, तब होगा एग्जैक्टली वन। चलो साहब इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास, हम समझ गए कि हमारे पास केस क्या बनने वाला है कि अगर हमारे पास ए सॉल्व कर रहा है तो बी सॉल्व ना करे, ठीक। फिर उसके बाद यूनियन, या फिर ऐसा हो ओ आर और लिख दो भाषा में भी कि ए सॉल्व ना करे तो बी सॉल्व कर दे, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली वन है। अब इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, पी ए बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों साथ तो घट नहीं सकती है ना, एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, तो इसको बड़े प्यार से आप लिख सकते हो पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट बी। और ये दोनों कैसी इवेंट्स हो गई, इंडिपेंडेंट। ए बी इंडिपेंडेंट है तो इनके पेयर सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसको लिख दो पी ए इंटू पी बार या पी डैश। ये देखिए पी डैश जो लिखा, पी बार जो लिखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट का ही मतलब होता है, घबरा मत जाना, बोथ आर सेम। यहाँ पे ऐसा चला दिया है तो आप सोचो पता नहीं ये क्या मतलब है। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी। अब वैल्यू रख देंगे हम लोग, पी ए कितनी थी, हाफ, पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना था, 2/3, पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना था, वो तो हाफ ही था, और पी बी कितना था, पी बी था 1/3।
इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया, 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व कर लीजिए, 6 LCM हो गया और ये आ गया 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2 इज योर आंसर। तो आपका अगर फंडा क्लियर है तो ये जो स्टेप बता रहा हूं इसीलिए, अगर ये पैटर्न सोचने का दिमाग में आ गया तो कोई सवाल गलत हो नहीं सकता, आपका सवाल बनाने लग जाओगे अपने आप। और अगर ये पैटर्न नहीं सीखा, सीधे के ऐसे गुणा करते हैं भाग करते हैं, तो 100 में से 50 क्वेश्चन लगेंगे, 50 नहीं लगेंगे। खैर एनीवे, बात पकड़ पाए होंगे आप, समय ज़्यादा खराब नहीं करते, फटाफट काम को आगे बढ़ाते जिससे आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा हेल्प मिले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, फिर इसके आगे की स्क्रीनशॉट आ जाए तो ठीक है, आ गया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मेरे ख्याल से ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने पहले ही बोल दिया, वरना ज्यादा और मजा आता जब ये पत्ते खुलते इसके। खैर क्वेश्चन समझते हैं। लिखा देयर आर 2 बैग्स, हमारे पास 2 बैग्स हैं बेटा, बैग 1 और बैग 2। इसके अंदर कुछ बॉल्स हैं। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स and bag 2 contains 4 red and 3 black balls. One ball is transferred randomly from bag 1 to bag 2. एक बॉल हम बैग 1 से लेकर बैग 2 में ट्रांसफर कर देते हैं, 1 बॉल, ठीक। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 2। अब बैग 2 से उसके बाद हम लोग एक बॉल फिर से ड्रॉ करते हैं। इफ द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक, अब ये जो बॉल है वो ब्लैक निकली है, फाउंड टू बी, ये ब्लैक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो बॉल हमने ट्रांसफर की थी वो ब्लैक है। तो चलिए मैं कुछ बातें लिखता हूं, 2 इवेंट्स मानता हूं जिससे बात कह सकें। E1 ले लेते हैं, द ट्रांसफर्ड बॉल इज, the transferred ball is red। और इसी तरह मैं ले लेता हूं E2 एक इवेंट, the transferred ball is black। भाई यहां से आपने ट्रांसफर की है, या तो लाल कलर की जाएगी या काले कलर की, तीसरा कलर तो है ही नहीं ना इसमें। तो लाल कलर वाली जो हो गई रेड, लाल से लिख दिया जैसे दिमाग पकड़ ले तुरंत, और काली वाली को E2 लिख दिया है। बात समझ में आई होगी आपको। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि इससे जब बॉल निकाली है तो वो ब्लैक आई है साहब, लेकिन वो क्या इवेंट रही हो, जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो ब्लैक रही हो। तो हमको निकालना है B फॉर ब्लैक में लिख देता हूं, तो मैं लिख देता हूं कि ब्लैक तो निकल चुकी है, वो E2 इवेंट हुआ हो। वी हैव टू फाइंड दिस P E2/B, कि ब्लैक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई ना कि ये जो है ब्लैक निकल चुकी हो और ये ट्रांसफर्ड बॉल हमारी काली हो। अब इसको थोड़ा चार्ट से देखिए, जो मैं 1 शॉट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखे तो 1 शॉट वीडियो देखिए, वहां से फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या घटना घटी है। यहां पर ये E1 इवेंट है और ये E2 इवेंट है, और यहां पर जो इवेंट हुई है वो क्या है, ब्लैक कलर की फाइनली बॉल हमारी निकली है। ये जो ब्लैक कलर की बॉल निकली है, अभी देखते हैं, PB लिख देते हैं, ब्लैक कलर की बॉल है। यहां से E1 की जो प्रोबेबिलिटी पहले होनी चाहिए P1, और E1 जब हो चुका है उस समय ब्लैक निकलने की बात करें, इवन एज ऑलरेडी हैपेंड, PB निकालें, ये PB/E हो गया। यहां PE2 लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और यहां लिखते हैं E2 ऑलरेडी हमने चूज की है, ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। E2 रास्ता चूज किया, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमको पता क्या करना है, हमको पता है कि ब्लैक ऑलरेडी निकली है और E2 निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उल्टा समझिएगा मेरी बात। तो जब भी ऐसा डायग्राम बनाइए कि जो फाइनली हो रहा है, जब उसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाए
कॉज या कारण पूछा जाए तो बेस थ्योरम का सवाल होता है। बेस थ्योरम इसलिए बनी ही है। क्या कारण है? कारण यह कि भाई काले कलर की गेंद निकली है, दैट इज पक्का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है उसका रीजन क्या हो? उसका रीजन हो कि ट्रांसफर वाली जो बॉल है वो ब्लैक हो, यानी E2 इवेंट हो। तभी तो आप लिख रहे हो P(E2)/B कि ब्लैक तो निकल आया, वो E2 हो। तो जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, बैक, कॉज, रीजन, वहां पर बात होता है बेस थ्योरम की कि ये घटना घट चुकी है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इस कारण से वो घटना घटी हो। मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, अब ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि इनको नॉर्मल फ्लू है, कोरोना का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, है ना, कि ये इनको नॉर्मल फ्लू है, सर्दी जुकाम वाला, इससे सर्दी जुकाम हुआ है, इनको सर्दी जुकाम हो चुका है। रीजन क्या है? नॉर्मल फ्लू। बाकी कुछ और कांड भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये हो गया है, उस वजह से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहां बेस थ्योरम लगती है। बात समझ में आई होगी। इसी को अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहें, वन शॉट वीडियो आप जरूर देखिए, घंटे सवा घंटे का होगा, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, पूरी प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी। बेस थ्योरम तो होगी होगी। खैर, आप बात समझ पाए। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला भी उसी हिसाब से आता है। तो यहां पर P(E2)/B जब लिखने की बात होती है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देना चाहता हूं। तो यहां पर मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, जब भी हमको निकालना होगा P(E2)/B, देखिए तो आप क्या लिखेंगे? P(E2) इंटू इसका उलट P(B)/E2। और ये जो सीक्वेंस लिखा है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, यानी जितने भी रास्ते हैं सबको लेते, P(E1) इंटू P(B)/E1 प्लस ये रास्ता P(E2) इंटू P(B)/E2। ये देखिए, ये बेस थ्योरम का सवाल, ये नीचे आता है टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आता है। सारे जितने भी तीन होते तो तीनों को जोड़ देते, खत्म हो जाती बात। अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल के वैल्यू रख देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। खैर, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। P(E1) थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा जिससे मैं समझा सकूं आपको। ये बैग दिखना चाहिए अपने को, ज्यादा नीचे चलेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे, छोटा करता हूं। खैर, अब सब कुछ ठीक है मेरे ख्याल से। तो अब यहां पे बात करते हैं P(E1) की। तो P(E1) का मतलब क्या था कि बॉल जो ट्रांसफर हुई है वो रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये P(E1) की प्रोबेबिलिटी हो गई 3 रेड, टोटल 8 हो गई, तो 3/8। बात पकड़ में आई होगी, 3/8। P(E2) देख लो, E2 की थी ब्लैक वाले की कहानी थी, तो 5/8। बात समझ में आई? आगे देखते हैं, E1 हो चुका है। E1 होने का मतलब है कि यहां से एक लाल कलर की बॉल इसमें जा चुकी है। तो बैग 2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन अब बन चुका है? एक लाल कलर आ चुका है, तो 5 लाल हो गए ना अब इसमें, और 3 ब्लैक तो पहले से थे। E1 हो चुका है, तो E1 का मतलब था लाल कलर की बॉल इसके अंदर डाल दिया आपने, तो 5 हो गई रेड कलर की, वो देखो। अब ये होने के बाद ब्लैक कलर निकलने की संभावना, तो ब्लैक कलर निकलने की संभावना हो गई 3/8। 3/8। बात पकड़ में आई होगी मेरे ख्याल से, B/E1। अब इसी तरह बात करो इसकी। इसमें क्या है कि आपने काले कलर की गेंद इसके अंदर डाली है, तो ये 4/4 हो जाएगा ना, 4 रेड 4 ब्लैक। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 4, और टोटल रहा 8। ये सारी वैल्यूज आ गई, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस देखिए, इसको आप ऊपर करो। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं खटाखट। P(E2) कहाँ है? 5/8 इंटू B/E2। B/E2 4/8, 1/2 हो जाएगा। P(E1) 3/8, P(B/E1) 3/8 फिर से, प्लस P(E2) 5/8 और फिर 4/8। अब यहां देखिए, ये काटा ना कीजिए, सारे कैंसिल हो जाते हैं। 8 8 8 8 सब कट गए, ऊपर आ गया 20, और ये हो गया 9 और 20 29।
तो 20/29 इज योर आंसर। बस इतनी सी बात है। एक बार आप फंडा समझ लेंगे, बेस थ्योरम जो मैंने बताई थोड़ी बहुत यहाँ और बहुत ही जानदार तरीके से वन शॉट वीडियो में आपका हर सवाल निकलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से पैटर्न बनाना होगा। बैग 1 to बैग 2 की कहानी की ये जो इवेंट होनी है ब्लैक कलर की, किस तरीके से वहां पहुंच रहे हैं, कितने इवेंट के द्वारा, स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट। और मेरे ख्याल से सवाल ये हो गया। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं इसके। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 में आया हुआ है और ये भी बेस्ड हमारा बेस थ्योरम पे ही है। तो चलिए इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं यहीं पे फ्लो चार्ट जिससे बना सकूं। और देखिए इसमें बोला है इन ए शॉप एक्स, एक शॉप हमारी एक्स है जिसके पास 30 टिन है टाइप ए के और 40 टिन है टाइप बी के, विच लुक अलाइक, सब एक जैसे लगते हैं, आर केप्ट फॉर सेल, सेल के लिए लगा रखा है। वाइल इन शॉप बी, हमारी दूसरी शॉप है, वहां पर 50 टिन्स ऑफ गिव टाइप ए के हैं और बी का 60 है टिन्स ऑफ घी ऑफ टाइप बी आर देयर। 1 टिन ऑफ घी इज परचेज, कहीं से भी एक घी का डब्बा टीन परचेज कर लिया गया फ्रॉम वन ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड शॉप एंड इट इज फाउंड टू बी टाइप बी, ये देख लिया गया है कि वो टाइप बी की है। देखिएगा टाइप बी का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज परचेज फ्रॉम शॉप बी। अब देखिए वही वाली बात हो गई कि भाई बी जो है, बी निकल चुका है। अब ये बताओ कि कहां से आया है वो डब्बा, शॉप बी, शॉप वाई से आया है। तो एक्स वाई दो शॉप ले लो जैसा इन्होंने बताया है और उसके बाद आप यहां जब पहुंचे तो टाइप बी का, बी हम ले लेते हैं बी कहने के लिए ही, बी ले लेते हैं टाइप बी, ये आपका टाइप बी का निकला है, बी टाइप निकला है। अब ये कह रहा है किस शॉप से निकलो, वाई शॉप से निकलो। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है कि साहब बी तो हो चुका है लेकिन शॉप कौन सी हो, वाई, ये हमको फाइंड आउट करना है। और जब ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ये डायग्राम बनाते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, ये हो जाएगी पी एक्स। और जब एक्स चूज कर चुके हो उस समय बी टाइप निकालने की, तो बी अपॉन एक्स, यहां पर पी वाई, और जब y चूज कर चुके हो तो b टाइप निकालने की, बस बेस थ्योरम लगा देंगे, निकाला पी बी अपॉन वाई अपॉन बी है। इसका फॉर्मूला आपने देखा ही था, फिर से एक बार लिख देंगे, लेकिन मैं इसकी वैल्यूज पहले निकाल देना चाहता हूं। तो साहब इसकी वैल्यू निकालते हैं। पी एक्स का मामला, अब दोनों शॉप तो रैंडमली सिलेक्टेड शॉप थी, तो पी एक्स की वैल्यू हो गई हाफ और पी वाई की वैल्यू हो गई हाफ। दो शॉप है, कोई एक चूज होगी तो 1/2 हो गई। अब पी बी बाई एक्स की चर्चा की जाए तो एक्स वाली शॉप में आ जाओ क्योंकि एक्स ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, बी का मतलब है बी टाइप पे निकले, तो 40/70, तो 40/70 फेवरेबल केसेस 40 बी निकलने का, टोटल हो गया 40 30 70। यहां पे आ जाओ वाई वाले में बी निकालना 60/110। अभी इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब आप बेस थ्योरम में रखोगे तो ये सब मिलके अपने आप ही कैंसिल हो जाता है, इसलिए कैंसिल ना करिएगा, यहां पर कैलकुलेशन आसान पड़ेगी आपको, ऐसा मुझे लगता है। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब हमको चाहिए था ये कहानी, तो बेस थ्योरम के हिसाब से, बेस थ्योरम समझे ना, ये हो चुका था रिवर्स ऑर्डर, वाई से आया हो तो बी वाई अपॉन बी, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, पी वाई इंटू पी बी अपॉन वाई, और जितने भी रास्ते हैं सबको जोड़ के साथ में लिख दीजिए, पी एक्स इंटू पी बी अपॉन एक्स प्लस पी वाई इंटू पी बी अपॉन वाई। दो ही रास्ते थे, अब इसकी वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं हम लोग। पी वाई का मतलब क्या है, आधा, और पी बी अपॉन वाई का मतलब क्या है, कहां गया, 60/110। अब एक्स वाले में आ जाओ तो हाफ इंटू 40/70, और ये टर्म तो हमेशा ऊपर वाला ही आ जाएगा, 1/2 इंटू 60/110। ये देखिए वैल्यू आ रही है। अब जो हाफ तो कट ही गया ऊपर नीचे सब,
और 0 0 0 कट गया, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 21/43 और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, वो तो आप कर ही लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं बेटा, और कोई भी दिक्कत वाली बात बेस थ्योरम में नहीं होती, बहुत ही आसान है, मुझे एकदम क्लियर है और मेरी कोशिश है कि बच्चों को भी क्लियर हो। बहुत बच्चों ने वीडियो देखे हैं और सरप्राइजिंगली उनको बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया। कहीं और से बड़ी कोशिश की थी, नहीं पकड़ में आई, यहाँ पकड़ में आ गई। समझ रहे हैं ना, ये घटना घट चुकी है, क्यों घटी, कारण, रीजन, बस काम खत्म। खैर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो ये साहब रहा इसका सवाल, इसका वन शॉट वीडियो देखिए, एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तक खत्म हो गया 2 लाइन में। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी बेस थ्योरम पे बेस्ड है, 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कितने आराम से होने वाला है, जब पढ़ेंगे तो पढ़ के समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन जरा सा ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, एक बच्ची है, लड़की है, वो एक पासे को फेंकती है। इफ शी गेट्स 1 और 2, अगर उसको 1 और 2 मिलता है पासा फेंकने पर, शी टॉसेस ए कॉइन, तो वो कॉइन को उछालती है 3 टाइम्स, ऐसे लिख दीजिए जिससे अपनी समझ में आए कि इवेंट क्या हो रही है। एंड नोट द नंबर ऑफ द टेल, और क्या करती है, नंबर ऑफ टेल को नोट डाउन कर लेती है, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। इफ शी गेट्स 3 4 5 6, अगर उसको 3 4 5 6 डाई फेंकने पर, पासा फेंकने पर नंबर मिलता है, शी टॉसेस ए कॉइन, फिर कॉइन को टॉस करेगी वंस, एक बार, एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल, और नोट करेगी वो हेड है या टेल है, ये नोट डाउन कर लेगी। इवेंट समझ में आ गई। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, अब कह रहे हैं कि ये पक्का है कि उसको एग्जैक्टली एक टेल मिला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3 4 5 और 6, अब देखिए 3 4 5 6 टेल मिल गया है, 2 इवेंट है यहां, टेल मिल गया, लेकिन वो 3 4 5 6 से मिला हो। ये देखिए 2 इवेंट हो गई है, तो कह रहा घटना घट गई कि टेल आ गया। अब इन 2 इवन E2 मान लें, तो इवन E2 इवेंट से कैसे मिलके बना है। तो हम लोग लेते हैं इवन इवेंट इसको लेते हैं और E2 इवेंट इसको लेते हैं। अब ये देखिए चार्ट मधुर तरीके से बन गया कि भाई ये हो गई E1 इवेंट, ये हो गई E2 इवेंट, और फाइनली उसको क्या मिला था, टेल। तो टेल को मैं लिख दूंगा T, ये टेल मिला था। अब टेल मिला है, लेकिन किससे मिला हो, इस E2 वाले से, 3 4 5 6, रिवर्स, ये हो गया पीछे, इसकी वजह से मिला हो। ठीक समझ गए आप। तो हमको निकालना क्या है कि टेल तो हो चुका है, अब ये E2 से आया हो, ये फाइंड करना है। यहां जो चर्चाएं की जाएंगी अभी, वो आप जान ही रहे हैं क्या होंगी। ये होगी PE1 और ये होगा PE1 हो चुका है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी। ये इवेंट E2 इवेंट हो चुका है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अभी सब निकाल के वैल्यू रख देंगे और देखिएगा मजा आने शुरू। ये PE2, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, यहीं पर PE1 E2 निकालने की कोशिश करते हैं। ब्लैक कलर लेता हूं। एक पासे को जो वो फेंकेगी, PE1 कितना बनेगा भाई, 6 नंबर आ सकते हैं पासे में, 1 2 3 4 5 6, 2 फेवरेबल हैं, तो 2/6 समझ रहे हो ना, तो 1/3 आ जाएगा। 2/6 यानी 1/3। 2/6 कैसे आया, एक डाई को फेंकोगे 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 2 ही फेवरेबल है, 1 2 2 ही फेवरेबल है, तो 2/6 1/3 हो गया। इसमें 4 नंबर फेवरेबल है, तो 4/6 हो गया। चाहो तो काट पीट के लिख लो, ना चाहो तो ना भी लिखो, ये 3 3 आ रहा है इसलिए काट लिया है। 2/3, ये काम खत्म हो गया। अब देखिए यहां की कहानी कि E1 हो चुका है, आप बात समझिएगा। E1 का मतलब ये घटना घट चुकी है, और यहां पर जो इवेंट इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली, ये टेल में क्या है, एग्जैक्टली वाला सिचुएशन है, एग्जैक्टली 1 टेल, केवल एक टेल। ठीक, तो एग्जैक्टली एक टेल मिले, इसकी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 के बाद नंबर ऑफ टेल लिखा है, नोट डाउन करेगा 3 बार, एक ही बार मिले। अब यहां पर देखिए ये T/E का मतलब क्या रहा, यहां जब पहुंचेगा तो
3 बार उसने सिक्के उछाले हैं। जब 3 बार सिक्के उछाले जाएंगे तो सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा? 8 इवेंट का बन जाएगा। 8 इवेंट का कैसे बन जाएगा? अब आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा, भाई सिक्के जब उछालोगे 3 बार तो ऐसा हो सकता है तीनों में हेड आ जावे। भाई 3 बार उछालो तो हेड 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 आ गया, या आ जाए हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। फिर शुरू हो जाओ, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर तीनों टेल। ये 8 सिचुएशंस बनेंगी। सैंपल स्पेस का 8 हो गया, उसमें से एग्जैक्टली एक टेल चाहिए। तो एक टेल किस किस पे पड़ रहा है ध्यान से देखो। तो एक टेल वाला चक्कर है इसमें, 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 देख रहे हो? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? T/E1 की 3 फेवरेबल केसेस, टोटल 8 केसेस। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? देखिए, जब आप किसी सिक्के को 3 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो उसका सैंपल स्पेस यही बनेगा कि तीनों में हेड आ जाए, हेड एट टेल। ये क्या है? सैंपल स्पेस है फॉर द फर्स्ट सिचुएशन। बात समझ में आई होगी। 3 हो गए फेवरेबल, टोटल हो गए 8, 3/8। तो यहां पर मुझे लिख देना चाहिए 3/8। बात समझ में आती है। अब बात करते हैं सेकंड वाली। E2 हो चुका है 3, 4, 5, 6। कॉइन को एक बार उछाला और एक ही टेल मिलना चाहिए। तो एक ही टेल का मतलब क्या है कि एक बार सिक्का उछालेगी उसमें टेल मिले। तो टोटल फेवरेबल है 2, हेड या टेल, उसमें से फेवरेबल 1। टोटल सैंपल स्पेस क्या है? हेड आया टेल आए, 2 केसेस, 2 आउटकम। फेवरेबल कितना है? टेल वाला एग्जैक्टली 1, तो 1 में 1 में आवे तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सारी चीज निकल आई। ध्यान से इसका आंसर आ गया आपके हाथ में। ये देखिए ऊपर ले जाता हूं। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं बेस थ्योरम के हिसाब से। देखिए P/E2/T। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखिए P/E2 × P/T/E2। फिर जितने रास्ते हैं मतलब जोड़ के लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, E1 × P/T/E1 प्लस P/E2 × P/T/। बहुत ही सरल है, कोई आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। P/E2 की बात करते हैं। P/E2 है 2/3, P/T/E2 1/2, P/E1 1/3 × 3/8 प्लस ये तो चीज ऊपर वाली है यानी 2/3 × 1/2। अब काट पीट लीजिए तो 3 से 3 देखिए कट गया। इसी तरह 1/2 कटता हुआ दिख रहा है और टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे 8/11। और यही आपका आंसर आ गया। शांति से देख लीजिए आप, काफ़ी वैल्यू आपको दिख रही होंगी। आराम से कट कुटा के ये 8/11 आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। यही कहानी बेस थ्योरम की। अक्सर बेस थ्योरम पे सवाल आता ही है, 100% सही होगा आपका। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। बस 4 लाइन का सवाल है, 5 मिनट भी नहीं लगते इसमें। अगर आप समझ गए हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर 2-3 मिनट के अंदर मिल जाते हैं। और किसी ने नहीं समझा है तो कितने भी देर लगा देगा, फिर वो निकलेगा नहीं सवाल उससे। खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए करते हैं अगला सवाल। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सरल, ऐसे ही एग्जामिनेशन में आएंगे, बिल्कुल हलवा सवाल। मतलब हलवा का मतलब पढ़ा है तो हलवा दिख रहा है आपको। तो 2020 में आया हुआ सवाल है, लिखा दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x वेयर k इज ए कांस्टेंट इज गिवन बिलो, p = x, पॉइंट 1 है जब x 0 है, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k एंड p निकालना जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, जो इसी के साथ मैं बना सकूं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिख दीजिए x। ये बनाई आपने टेबल, ऐसे ही बनाते हैं आप। और जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x ले रहे हैं और यहां प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं जब x की वैल्यू x है। ठीक,
x की वैल्यू जब 0 होल्ड करती है, देखिए यहां पर x की वैल्यू 0 होल्ड करती है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती है 0.1। उसके बाद x की वैल्यू जब 1 होल्ड करती है तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है kx स्क्वायर, x की वैल्यू 1 रखो तो k इंटू 1 स्क्वायर यानी केवल k आ जाएगा। बात समझ में आई ना, x की जगह 1 रखो तो केवल k बचेगा। फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई 2, फिर अगली हो जाएगी 3, तो 2 रखी वैल्यू तो आ गया 2k, और क्या बोलते हैं 3 वैल्यू रखी तो वैल्यू आ गया 3k, और अदरवाइज क्या है 0 है। बाकी इसके अलावा कुछ कहानी x की है तो प्रोबेबिलिटी उसकी है ही नहीं, 0 है। ठीक है साहब, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। आपको मालूम है कि जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वो वैलिड तभी होता है जब इसका समेशन ऑफ px 0 हो। सिग्मा px की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, यानी ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम कितना होना चाहिए 1, तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वरना नहीं होगा, है ना। अब यहां पर इसको जोड़ दीजिए वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 1। 3 × 5 = 6, 6k आ गया। 1 में से 0.1 घटाओगे 0.9 मिलेगा, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9 अपॉन 6, 15 × 6 = 90, 0.15। ये पहले वाले का साहब आंसर आ गया कि k की वैल्यू बताइए। ये k की वैल्यू निकल आई, द वैल्यू ऑफ k। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है कि p की वैल्यू निकालिए जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। इसका लिखने का मतलब क्या है, x से छोटी कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, छोटी या बराबर, तो एक ले रहा है p0, एक ले रहा है p1 और एक ले रहा है p2। ये आप जानते होंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ही हम लोग सवाल करते हैं। p0 की वैल्यू हो गई 0.1, p1 की वैल्यू हो गई k, और k था कितना 0.15। फिर उसके बाद p2 यानी 2k, तो 2 × 0.15। अब ये हो गई वैल्यू 0.1 प्लस 0.15, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 0.30, जोड़ मारिए इसको तो 30 से 45 और एक 55, 0.55। ये इसका आंसर आ गया। ये देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन था वो भी हो गया। इस तरह से पूरे सवाल आपके सॉल्व हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही सवाल मिलेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से आप कर पाएंगे। ये सब आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपको 100% मार्क्स मिलना है भाई साहब, बस आप थोड़ी तैयारी करके रखिए।